हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू अगला चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे जो चैप्टर 5 है। देखिए, जिसको द्रव्य की अवस्थाएं चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए यहाँ मैटर जो द्रव्य है, तो देखिए द्रव्य मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो जो हमारा जो ब्रह्मांड जो हमारा मतलब पूरा यूनिवर्स है, वो ऐसा माना जाता है कि पूरा द्रव्य का बना है, और जिसमें जो भी वस्तु होती है, सभी स्थान गिरती है, उसमें भार होता है, वो द्रव्य कहलाती है। और ताप और दाब की जब विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं, उस पर द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। अब अगर ताप अधिक होगा तो कोई ठोस वस्तु हो वो लिक्विड फॉर्म में आपको प्राप्त होगी। एग्जाम्पल, साधारण एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे पानी को दे सकते हैं। पानी का अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वो किस रूप में हो जाएगा? बर्फ़ रूप में, जो उसकी ठोस अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? ठोस। और पानी जो है वो द्रव अवस्था में है। लेकिन इसको अगर हम ताप टेम्परेचर के माध्यम से इसको हम हीट करें तो ये किस अवस्था में हो जाएगी? गैस अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम गैस अवस्था कहते हैं। मतलब वाष्प रूप में जब ये कन्वर्ट हुई, जिसको हम गैस अवस्था कहेंगे। इस प्रकार से बर्फ़, पानी का ऐसा एग्जाम्पल जिसकी तीनों स्टेट होते हैं, और ऐसा माना था हमारा जो ब्रह्मांड उसी का बना हुआ है, और जो प्रत्येक वस्तु होती है वो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है, तो वो द्रव्य कहलाती है। और देखिए यहाँ ताप और दाब की विभिन्न अवस्थाओं पर द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। आप सभी जानते हैं। तो हम लोग ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाओं की तुलना करेंगे। उनका आकार क्या होता है, उनका आयतन क्या होता है, उसमें जो बल होते हैं वो कौन से बल कार्य करते हैं उनके अणुओं के बीच में, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बल के बारे में जानते हैं कि उनके बीच जो बल करता था वो कैसा। तो देखिए, जब कोई वस्तु ठोस है तो उसके बीच में जो आंतरिक कड़ी बलों की प्रबलता रहती है वो प्रबल रहती है। और प्रबल क्यों रहती है? जिनके मॉलिक्यूल रहते हैं ऐसे मान लीजिए बहुत पास रहते हैं, और एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, इसीलिए इनके जो बीच में बल कार्य करता है वो प्रबल होता है। लेकिन द्रव माध्यम में मध्यम होता है, क्योंकि उनके इसके अणु दूर दूर होते हैं। और गैस में अनुपस्थित होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, इसलिए इनके बीच में वो अंतराकड़ी बलों की प्रबलता नहीं पाई जाती है। और फिर यहाँ देखिए, इसमें जो कणों की व्यवस्था होती है तो यह ठोस में वो सुव्यवस्थित होती है, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और त्रिविमी जालक होती है, और सभी कणों का स्थान क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन जो द्रव होता है उसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं रहती, मतलब आप उसको जिस बर्तन में रखिए उसी का आकार वो ग्रहण कर लेती है। और गैस में क्या होता है? प्रत्येक कण स्वतंत्र होते हैं, मतलब गैस में जिसके सभी कण होते हैं स्वतंत्र रूप से होते हैं। कहने का अर्थ ये कि अगर आप गैस को ओपन कर दीजिए, मतलब जैसे आप साधारण तौर पर सिलेंडर की गैस को ले लीजिए, अगर आप ओपन करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? वो एक स्थान से दूसरे स्थान स्पेंड करने लगती है, इसलिए हमको गैस महकती है। तो इस प्रकार से इसके प्रत्येक कण क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब यहाँ कणों की स्थानांतरिक गति ठोस में क्या होती है? अनुपस्थिति, क्योंकि कोई भी वस्तु जब ठोस अवस्था में, उसके कण क्या होंगे? एक साथ एक कंबाइंड रूप में रहेंगे, उनके बीच में बल कार्य करेगा, प्रबल बल कार्य करेगा, इसलिए उनकी स्थानांतरिक गति नहीं हो पाती। लेकिन लिक्विड में उपस्थित रहती है। उपस्थित इसलिए रहता है क्योंकि उनके जो कण होते हैं थोड़ा दूर दूर रहते हैं, वो जिस बर्तन में रखे हैं, इसी वजह से उनमें ऐसा उनकी स्थानांतरिक गति होती रहती है। और गैस में भी ये उपस्थित, गैसों में भी स्थानांतरिक गति होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल काफ़ी दूर रहते हैं, और उनको अगर एक्सपेंड किया जाए तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान गति करने लगते हैं। फिर यहाँ देखिए अंतराकड़ी दूरी, अंतराकड़ी दूरी जो होती है ठोस में न्यूनतम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके कण बहुत पास होते हैं। लिक्विड में मध्यम होती है और गैस में अधिकतम होती है। और जो आयतन होता है वो ठोस का निश्चित होता है, लिक्विड का भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का कोई आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वो एक स्थान से एक दूसरे स्थान तक बहुत तेज़ी से प्रसार करता है अगर उसको एक्सपेंड कर दिया जाए। फिर यहाँ देखिए आकृति जो होती है वो ठोस की निश्चित होती है, लिक्विड की निश्चित और गैस की भी अनिश्चित होती है। संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी, उनका दबाव जो होता है वो कैसा होता है? तो ठोस में बहुत कम होता है, लिक्विड में कम होता है, और गैस में बहुत ज़्यादा उच्च होता है। आप ये देखिए, जब कोई सिलेंडर फटता है तो उसका दाब की वजह से ही ऐसा होता है। अगर उसमें दाब ना है तो ऐसा उसमें नहीं होगा, बहुत तेज़ आवाज़ होती है उसमें। और फिर इसका देखिए डेंसिटी सॉलिड की उच्च होती है, लिक्विड की न्यूनतम होती है, मध्यम होती है, और
गैस की बहुत कम डेंसिटी होती है। अब हम यहाँ द्रव्य की अवस्था के निर्धारक मतलब द्रव्य की जो स्टेट होती है वो किसके कारण निर्धारित होती है, तो यहाँ देखिए अंतराणविक बल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण और थर्मल एनर्जी के कारण। तो हम यहाँ देखते हैं अंतराणविक बल, तो इसमें देखिए अंतराणविक बल उसे कहते हैं जो मतलब कोई अगर परमाणु है तो उनके मध्य जो बल कार्य करता है उन्हें हम अंतराणविक बल कहते हैं। तो वे बल जो किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करते हैं, मतलब अणु मतलब दो परमाणु के बीच में। तो ये बल रासायनिक बंधों की तुलना में क्या होते हैं, अति क्षीण होते हैं और लघुपरासी मतलब उनका जो रेंज होता है बहुत शार्ट होता है, मतलब बहुत कम दूरी के लिए कार्य करते हैं। उनके बीच मतलब जो डिस्टेंस अगर ज़्यादा तो वहाँ पे वो बल कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये लघुपरासी होते हैं और क्षीण भी होते हैं। इन बलों की प्रबलता बहुत पदार्थों की भौतिक अवस्था को निर्धारित मतलब जो इन बल की प्रबलता है मतलब स्ट्रॉन्गनेस है, मतलब उनकी जो कैपेबिलिटी है वो केवल उनके फिजिकल स्टेट पर निर्धारित करती है तथा प्रबलता बढ़ने के साथ पदार्थ की गैसों से द्रव और द्रव से ठोस अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और इन बलों को सामूहिक रूप से हम वंडर वॉल्स आकर्षण बल कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं उसमें ऊर्जा थर्मल एनर्जी। तो देखिए किसी अणु की चाल जो होती है उसके ताप पर निर्भर करती है। कोई भी अणु की चाल है तो उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है और ताप बढ़ने के साथ कण की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। किसी द्रव्य द्वारा प्राप्त की गई भौतिक अवस्था जो होती है वो अंतराणु बलों और उसमें ऊर्जा का किसका परिणाम होती है। फिर अंतराणु बलों के प्रबल होने पर द्रव्य गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि उसमें ऊर्जा बढ़ने पर ठोस अवस्था से गैस अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे फेज कब चेंज होता है, तो ये गलनांक और क्वथनांक के द्वारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जब होता है तो उसकी प्रावस्था मतलब उसका फेज चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड स्टेट में है, अगर उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें चाहिए तो उसका क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो वहाँ पे उसका वो हम फेज चेंज पता कर लेंगे। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि प्रावस्था जो परिवर्तन होता है वो गलनांक और क्वथनांक के द्वारा होता है। तो कोई पदार्थ जब उचित परिस्थितियों में कोई भी प्रावस्था प्राप्त कर सकता है, मतलब उसको जब एक विशेष टेम्परेचर या प्रेशर दिया जाएगा उसकी परिस्थितियों में चेंजिंग होती है और उत्पन्न करके पदार्थ की प्रावस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, बर्फ़ को गर्म करने पर यह जल में और जल को ठंडा करने पर यह बर्फ में पड़े। तो ठोस द्रव गैस प्रावस्था को अंतरा परिवर्तन निम्न का प्रदर्शित किया गया। यहाँ देखिए ठोस का जब गलन किया गया तो द्रव में, और द्रव का जब क्या किया गया, वाष्पीकरण किया गया तो गैस में, और फिर गैस का जब हम निक्षेपण करते हैं तो ठोस अवस्था में, और जब हम ठोस का ऊर्ध्वपातन करते हैं मतलब डायरेक्ट तो गैस में कन्वर्ट होता है, और लेकिन जब हम द्रव का हिमीकरण करते हैं तो वो जिसे फ्रीजिंग कहते हैं तो ठोस अवस्था में वो चला जाता है। तो इस प्रकार से ताप दाब की उचित परिस्थितियों में ये प्रावस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में भी रह सकते हैं। तो ये मतलब दिखाया गया कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम की जब पोजीशन आती तो ये प्राप्त हो जाएगा। मतलब एक जैसे यहाँ पे हमने गलन किया तो द्रव प्राप्त हुआ, हिमीकरण किया तो ठोस प्राप्त हुआ द्रव से। तो इस प्रकार से इनके बीच में आपस में प्रोसेस ये चलता रहता है। तो देखिए किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है, ताप मतलब टेम्परेचर। अगर हम ताप देंगे, ताप कम करेंगे, ताप अधिक करेंगे तो उससे उनकी भौतिक अवस्था में कन्वर्ट होगा। भौतिक अवस्था मतलब उनके आकार में और शेप में चेंज होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। बस किसी उनकी जो मतलब एक तरह से कई स्पीसीज रहेंगे वो वही रहेंगे, बस फॉर्म चेंज फेज चेंज हो जाएंगे लेकिन कंपोनेंट वहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से पदार्थ की कणों की जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है पदार्थ की कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और पदार्थ में गैसीय अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पदार्थ क्या होगा, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होगा लिक्विड से। तो उसके बाद इसकी विपरीत ताप घटाने पर गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो देखिए किसी पदार्थ के लिए ताप परिवर्तन करने पर होने वाला प्रावस्था परिवर्तन नीचे चित्र में प्रदर्शित किया। देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से ये ताप में जब वृद्धि की जा रही तब, और यह गलनांक मतलब ये ठोस है, ठोस से ये द्रव में आया तो यहाँ इसका गलनांक हो गया, फिर ये जब द्रव से गैस में गया तो इसका ये क्वथनांक हुआ, और फिर द्रव से फिर गैस में गया। तो इस प्रकार से दिखाया गया कि मतलब जब टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इसकी पोजीशन में चेंजिंग हो रही है। पहले ये द्रव में, द्रव से फिर ये गैस में, गैस से फिर ये
इसके ऊपर, मतलब इस प्रकार से इसका ये रूप कन्वर्ट होता जाएगा। इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले ठोसों का गलन हुआ, तब गलनांक काल आया। ठोसों का क्या हुआ, गलन हुआ, लिक्विड फॉर्म में आया तो उसको मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो गलन कब हुआ, दाब को हमने स्थिर रखा और ठोस को क्या किया, उष्मा दे दिया। तो उष्मा जब देने लिए तो उसका टेम्परेचर भी हाई हुआ और एक निश्चित ताप पर उसकी ताप वृद्धि, मतलब वो टेम्परेचर को नहीं लेता है तो उससे रुक जाती है। क्योंकि इस ताप पर दी गई ऊर्जा जो होती है वो ठोस की जाला को पिघलाने, मतलब जो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब एक दूसरे को पिघलाने में वो प्रयुक्त होती है। और इस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है और यह क्रिया ठोस का गलन कहलाती है। और ताप वृद्धि पर ठोस की घटक कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ती जाती है तथा एक अवस्था वह आ जाती है कि जिस पर ठोस का जालक अपना अस्तित्व खो देता है तथा पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार फिर यहाँ देखते हैं, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस का गलन होता है वो ठोस का गलनांक कहलाता है। प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस के लिए इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ देखिए, द्रव का हिमीकरण या हिमांक, मतलब जब द्रव को हम गैस अवस्था में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ द्रव का हिमीकरण होता है जिसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। और हिमांक मतलब जिस पॉइंट वो हो जाता है फ्रीजिंग तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स कहते हैं। तो यह ठोस के गलन की विपरीत प्रक्रिया है और इस क्रिया में कोई द्रव ठोसा में परिवर्तित किया जाता है। और कब कैसे किया जाता है, जब किसी द्रव का ताप क्या होता है, घटाया जाता है और तो उसकी कणों की गतिज ऊर्जा घटने लगती है और तथा एक निश्चित ताप या उसके नीचे इन कणों की अंतराकणी बल प्रबल होने लगते हैं, मतलब उनके जो बीच बल कार्य करने लगता है वो अधिक हो जाता है क्योंकि उनके पास आने लगते हैं। अंततः मतलब अंत में द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार वह प्रक्रिया जिसमें द्रव ठोस में परिवर्तित होता है वो हिमीकरण तथा वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है वो हिमांक कहलाता है। और सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए ठोस का गलनांक और द्रव का हिमांक बराबर होता है। अब यहाँ देखते हैं द्रव का क्वथनांक तथा क्वथनांक, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। अब यहाँ द्रव के कण जो क्या है, परिपार्श्व से मतलब अपने चारों तरफ से ऊर्जा प्राप्त करके द्रव की सतह से बाहर, आप जब पानी को बॉयल होते देखे होंगे तो कुछ कण नीचे से और तुरंत ऊपर आते हैं और ऊपर के कण नीचे जाते हैं। तो मतलब जो गर्म कण होते हैं वो ऊपर आते हैं और जो ठंडे कण होते हैं वो नीचे आते हैं। तो इस प्रकार से, और आप ये देखते हैं एक निश्चित समय के बाद आप देखते होंगे कि बर्तन से बाहर भाप निकलती है। तो वही मतलब कहा है कि अपने चारों तरफ से ऊर्जा प्राप्त करके द्रव की सतह से बाहर वाष्प अवस्था में आ जाते हैं जिसको हम गैस फॉर्म कहते हैं। यहाँ देखिए, किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पन कहलाती है और यह क्रिया द्रव की केवल कहाँ होती है, सतह पर होती है। अब द्रव के वाष्पन की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, किस पे, द्रव की प्रकृति पर, द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, ताप पर, दाब पर। अब यहाँ देखिए, द्रव के वाष्पन से उत्पन्न वाष्प द्रव की सतह पर क्या करती है, दाब डालती है और जब ये वाष्प द्रव के साथ साम्य में होती है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो उस अवस्था में इन वाष्पों द्वारा द्रव की सतह पर डाले जाने वाला दाब जो होता है द्रव के वाष्प के बराबर हो जाता है। और जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है और यह क्रिया द्रव का क्वथन कहलाती है। तो इस प्रकार से वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो उस द्रव के क्वथनांक को व्यक्त करता है। प्रत्येक द्रव के लिए इसका एक निश्चित मान होता है। अब यहाँ हम देखते हैं वाष्पों का द्रवण का मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ वेपर। अब यहाँ हम वाष्प को फिर से लिक्विड फॉर्म में करेंगे जिसको हम कंडेंसेशन या इंग्लिश हिंदी में संघनन कहते हैं। तो जब वाष्प का ताप घटाया जाता है तो उनकी गतिज ऊर्जा घट जाती है और अंतराणु बलों की प्रबलता बढ़ जाती है। इस कारण से द्रव के वाष्प के जोड़ों द्रव अवस्था प्राप्त कर लेती है। इस क्रिया को संघनन, और संघनन जो है वाष्पीकरण के विपरीत। वाष्पीकरण में क्या होता है, हम द्रव को वाष्प के रूप में कन्वर्ट करते हैं और संघनन मतलब हम किसी वाष्प को द्रव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार से ठोस का वाष्प में परिवर्तन मतलब डायरेक्ट ठोस से वाष्प में परिवर्तन, जैसे कपूर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो जब उसको हम जलाते हैं तो तुरंत वाष्प में कन्वर्ट होता है, ना कि लिक्विड फॉर्म में आता है। तो उसको हम ऊर्ध्वपातन या इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। तो कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था प्राप्त किए सीधे वाष्प अवस्था, यह प्रक्रिया सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और जैसे एग्जाम्पल में कपूर आप ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए और ठोस आयोडीन आदि। अब यहाँ देखिए गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट, यह पदार्थ की सबसे सरल अवस्था है।
गैसों की कुछ मुख्य गुण निम्न प्रकार हैं। सभी गैसें क्या होती हैं, आधात्विक तत्वों से बनी होती हैं और गैसों के अणुसूत्र जो होते हैं समान होते हैं। इस कारण इनका अणुभार क्या होता है, कम होता है। गैसों की जो आकृति होती है निश्चित नहीं होती, क्योंकि ये जिस बर्तन की आकृति को प्राप्त करती हैं जिसमें ये रखी गई हो। गैसों की अनंतता इस तक समान रूप से अपरिमित प्रसार हो सकता है, मतलब वो यहाँ एक जगह से काफ़ी दूर तक विस्तृत हो सकती है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसमें लिखा कि अपरिमित, मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं है। यही कारण है कि गैसों का आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर मानता है जिसमें ये उपस्थित होती है। इसलिए गैसों की संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण दाब बढ़ने पर इनका आयतन क्या होता है, घट जाता है। और गैस विसरण प्रदर्शित करने के कारण आपस में मिलकर समांगी मिश्रण भी बनाती हैं, जैसे वायु, N2, O2, AR आदि कई गैसों का समांगी मिश्रण है। अब देखिए यहाँ गैसों के अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतराणु बल है, क्षीण होने के कारण गैस के घनत्व कम होते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी लो होती है। और गैस एक परमाणु भी होती हैं, द्विपरमाणु भी होती हैं, बहुपरमाणु भी हो सकती है। एग्जाम्पल में देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये एक परमाणु हैं। और O2, N2, H2 आदि द्विपरमाणु हैं। फिर CO2, H2O, N2, O3 आदि बहुपरमाणु गैसें हैं। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।